हेलो गाइस। आज हम्बर्टो इको की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। हम्बर्टो इको के वर्क के बारे में मैं डिटेल आपको एनालिसिस करके बताऊंगी इस वर्क में। और ये जो हम्बर्टो इको है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2021 वाले नेट के एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है हम्बर्टो इको से क्वेश्चन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हम्बर्टो इको का जन्म 5 जनवरी 1932 को इटली के पिडमाउंट क्षेत्र में अलेसांद्रिया नामक शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध इतालवी लेखक, दार्शनिक, साहित्यिक, आलोचक और प्रोफेसर थे। इको को उनके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है भाई, इसका ध्यान रखना, द नेम ऑफ द रोज, जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। बाद में एक फिल्म और टीवी सीरीज़ में, यानी कि एक फिल्म और टीवी सीरीज़ भी इस वर्क के ऊपर बन चुकी है, उनके किसके ऊपर, द नेम ऑफ द रोज के ऊपर। और बाद में एक फिल्म और टीवी सीरीज़ में भी परिवर्तित हुआ। शिक्षा और कैरियर, हम्बर्टो इको ने टूरियन विश्वविद्यालय से मध्यकालीन दर्शन और साहित्य में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न इतालवी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उनका प्रमुख क्षेत्र मध्यकालीन अध्ययन था, संकेत शास्त्र था, यानी सेमियोटिक्स, जिसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ। सेमियोटिक्स उनका अध्ययन का एक क्षेत्र था जिसके बारे में उन्होंने एक वर्क भी लिखा, और उसी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्जाम में। मैं आपको क्वेश्चन बाद में दिखाऊंगी पूरा एक बार इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करने के बाद। जो संकेतों और प्रतीकों के अध्ययन का विज्ञान है। प्रमुख कार्य, हम्बर्टो इको के प्रमुख कार्यों में शामिल है द नेम ऑफ द रोज, जिसके ऊपर पिक्चर बन चुकी है, टीवी सीरियल बन चुका है। यह एक ऐतिहासिक रहस्य उपन्यास है जो 14वीं सदी के एक मठ में गठित होता है। फूको का पेंडुलम, यह उपन्यास षड्यंत्र सिद्धांतों पर आधारित है और इसे 1988 में प्रकाशित किया गया था। द प्राग कब्रिस्तान, द प्राग सीमेंट्री, यह 2010 में प्रकाशित हुआ एक उपन्यास है जो 19वीं सदी के यूरोप में यहूदी विरोधी षड्यंत्रों की पड़ताल करता है। योगदान, हम्बर्टो का लिटरेचर में योगदान पढ़ते हैं। इको का साहित्य में योगदान केवल उनके उपन्यासों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने साहित्यिक सिद्धांत, संकेत शास्त्र और मध्यकालीन अध्ययन पर भी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। उनका लेखन शैली गहन, विचारशील, व्यापक और शोध पर आधारित होती थी। मृत्यु, हम्बर्टो इको का निधन 19 फरवरी 2016 को इटली के मिलान में हुआ था। इनकी मृत्यु ने साहित्य और अकादमिक दुनिया में एक बड़ी कमी छोड़ दी, लेकिन उनकी पुस्तकें और सिद्धांत आज भी उनके विचारों और दृष्टिकोणों को जीवित रखते हैं। एक इनका वर्क है बोडोलिनो, यह 2000 में प्रकाशित उपन्यास है जो 12वीं सदी के दौरान घटित होता है। इसमें एक युवक की कथा है जो महान कहानीकार और आविष्कारक है। द आइलैंड ऑफ द बिफोर, उनका एक नेक्स्ट वर्क है। द आइलैंड ऑफ द डे बिफोर, यह 1994 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है जो एक अज्ञात द्वीप पर, यानी कि एक अज्ञात द्वीप पर आधारित है, जो इसमें एक अद्वितीय समय और स्थान की खोज की गई है। साहित्यिक और अकादमिक कार्य, उनका एक वर्क है अपोकैलिप्स और इंटीग्रेटेड, यह 1994 में प्रकाशित निबंधों का एक संग्रह, यानी कि इसके अंदर ऐसे का संग्रह है। इसके अंदर किसके अंदर, अपोकैलिप्स और इंटीग्रेटेड के अंदर, जिसमें इको ने आधुनिक संस्कृति और समाज पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सेमियोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है भाई इनका, ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्क इसी के ऊपर हमारा नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। सेमियोटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, यह 1984 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अकादमिक कार्य है जिसमें संकेतों और प्रतीकों के अध्ययन पर, यानी कि साइन और जो सेमियोटिक्स हैं उनके ऊपर गहन विश्लेषण किया गया है इस वर्क में। द लिमिट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, द लिमिट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यह 1990 में प्रकाशित हुआ कार्य है जिसमें इको ने साहित्यिक व्याख्या और इसकी सीमाओं पर विचार किया। द नेम ऑफ द रोज, यह उनके उपन्यास पर रोज पर आधारित एक आलोचनात्मक निबंध है जिसमें उन्होंने उपन्यास के विभिन्न पहलुओं और उसकी संरचना पर विचार किया है। हम्बर्टो इको का साहित्यिक और अकादमिक योगदान अद्वितीय और बहुआयामी है। उनके कार्यों ने साहित्य, दर्शन और संकेत शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। हम्बर्टो इको एक प्रमुख इतालवी लेखक, दार्शनिक, सेमियोटिक्स थे जिन्होंने सेमियोटिक्स और साहित्यिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ उनकी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उनके उदाहरणों का हिंदी में वर्णन है। ओपन वर्क, इनका एक ओपन वर्क का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ओपन वर्क का सिद्धांत यह कहता है कि साहित्यिक
और कलात्मक कृतियाँ कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। एक ओपन वर्क में पाठक और दर्शक को अर्थ निकालने में सक्रिय भागीदार, यानी कि कोई भी वर्क है उसका अर्थ निकालने में किसको भागीदार बनाया जाता है? ओपन वर्क के अंदर एक जो पाठक होता है, जो रीडर होता है, उसको का एक महत्वपूर्ण भागीदार होता है। वो किसी भी वर्क का अर्थ निकालने में, कि जो भी वर्क उसने पढ़ा है, उसका रीडर ने पढ़ा है, उसका अर्थ निकालने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाता है पाठक को। यही है उनका ओपन वर्क। और यह निश्चित या क्लोज्ड व्याख्या तक सीमित नहीं होती। ठीक है। उदाहरण जैसे ओपन वर्क में अगर हम का एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जेम्स जॉयस की यूलिसिस को एक ओपन वर्क माना जाता है। इसमें कई स्तरों पर व्याख्या संभव है, जैसे कि साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर। यानी किसी भी वर्क को हम कैसे देखते हैं? यूलिसिस को साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम उसका विश्लेषण करते हैं किसी भी वर्क का। ठीक है। ओपन वर्क में के सिद्धांत पर पाठक इसमें से अपने संदर्भ और दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। अब इंटरटेक्चुअलिटी एक और सिद्धांत दिया था इन्होंने। यह बताता है कि हर एक पाठ दूसरे पाठ से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी पाठ को समझने के लिए उसके संदर्भ में मौजूद अन्य पाठों की जानकारी होती है। यानी कि कोई एक जो लेसन है वो दूसरे लेसनों से जुड़ा हुआ होता है, जो उस टाइम पर लिखे हुए होते हैं। जैसे किसी महिलाओं के लिए किसी एक राइटर ने वर्क लिख दिया, तो उसका वर्क जो उससे के जो समकालीन या उसके साथ वाले जो राइटर हैं उन्होंने भी लेडीज़ के ऊपर वर्क लिखा होगा, तो उसका वर्क और उन दूसरे जो राइटर हैं उनके वर्क के अंदर सिमिलरिटी मिलेगी। वही बात बोला है इंटरटेक्सुअलिटी के अंदर। किसी भी पाठ को समझने के लिए उनके संदर्भ में मौजूद अन्य पाठों की जानकारी जरूर होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टी.एस. एलियट की कविता द वेस्टलैंड कई अन्य साहित्यिक कृतियों और पौराणिक कथाओं का संदर्भ देती है। इसे समझने के लिए पाठक को उन अन्य कृतियों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि दाते की डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर के नाटक। ठीक है। अब देखो, जो टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड है, उसके अंदर वेस्टलैंड कविता के अंदर टी.एस. एलियट ने कौन से पाठों को, उन्होंने डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर का जो वर्क है उनके एग्जाम्पल को शामिल किया हुआ है। ठीक है। यानी इन वर्क में से कुछ पार्ट लिया हुआ है और उसको अपने वेस्टलैंड के अंदर शामिल किया हुआ है। अब जिस भी रीडर ने डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो अगर वो पढ़ रखे होंगे, ठीक है, तभी वो वेस्टलैंड को समझ सकता है। ठीक है। तो यही है इंटरटेक्सुअलिटी। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। इको ने सेमियोटिक्स में स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच का उपयोग किया, जो संकेतों और प्रतीकों के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें चिन्हों के बीच के संबंधों का विश्लेषण किया है। अब सेमियोटिक्स के बारे में समझेंगे, कैसे उन्होंने साइन और जो क्या है सेमियोटिक्स, उनका विश्लेषण किया है। उदाहरण, एक उपन्यास में रंगों का उपयोग अक्सर प्रतीकात्मक होता है। जैसे सफ़ेद रंग पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक हो सकता है, जबकि काला रंग मृत्यु और भय का। इन रंगों के माध्यम से लेखक पाठक को विशेष संदेश या भावनाएं संप्रेषित कर सकता है। यानी कि हम किसी भी कलर को उसका एक साइन समझ लेते हैं। ठीक है। उसी को साइन बोला है। रोल ऑफ द रीडर। इको ने पाठ की भूमिका पर भी जोर दिया है। उनके अनुसार पाठक की भूमिका केवल पाठ को पढ़ने की नहीं है, बल्कि उसे सक्रिय रूप से समझने और उसे अर्थ निकालने की भी है। यानी कि सिर्फ पाठक का काम इतना ही नहीं है कि उसने एक वर्क को पढ़ लिया, नहीं, बल्कि उसको समझना भी है और उसका अर्थ निकालने की भी उसकी जिम्मेदारी होती है रीडर की। उदाहरण, इको का उपन्यास द नेम ऑफ द रोज एक जटिल रहस्य कथा है, जिसमें धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक संदर्भ शामिल हैं। पाठक को इन संदर्भों को समझकर कथा को पूरी तरह से समझने के लिए सक्रिय भागीदारी करनी पड़ती है। अम्बर्टो इको के सिद्धांत आलोचना और सेमियोटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि साहित्यिक कृतियाँ और चिन्ह कितने जटिल और बहुस्तरीय हो सकते हैं। अम्बर्टो इको की संकेत सिद्धांत, उनका जो संकेत सिद्धांत है, उनकी जो साइन थ्योरी है, उसको समझने के लिए हम उनकी प्रमुख अवधारणा और उनके अंग्रेजी साहित्य में एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। यानी कि उनकी जो साइन थ्योरी है उसको समझते हैं अम्बर्टो इको की।
पहले उन्होंने संकेत सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं हैं। साइन इको के अनुसार संकेत कुछ भी हो सकता है जो अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि संकेत का अर्थ सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों के माध्यम से निर्मित है। यानी साइन कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन हम ब्लैक कलर को अच्छा नहीं मानते और वाइट कलर को अच्छा मानते हैं, यानी कि उसको शांति का संकेत मानते हैं, उसको डेथ का संकेत मानते हो। तो साइन क्या है? वो किसी के लिए का भी एक संकेत हो सकता है, एक अर्थ हो सकता है। संकेतन। अब संकेतन दूसरा इन्होंने दिया है सिग्निफिकेशन। संकेत का अर्थ कैसे उत्पन्न होता है, यह इको के लिए महत्वपूर्ण है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि संकेत का अर्थ उसमें अंतर्निहित नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों के माध्यम से निर्मित होता है। यानी कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि संकेत का जो अर्थ है वो अपने आप में नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ किस में होता है, जो कि आसपास की जो वर्क लिखा है उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ है उनसे वो क्या ग्रहण करता है, अर्थ ग्रहण करता है। कोड संकेतों और उनके संयोजन और व्याख्या के नियमों की एक प्रणाली है। किसी संकेत को समझने के लिए उन कोडों को जानना आवश्यक है जो इसके उपयोग और व्याख्या को नियंत्रित करते हैं। यानी कि कुछ कोड होते हैं जो उसकी व्याख्या को समझाते हैं, उनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अनंत, और उसके बाद है अनलिमिटेड सेमियोसिस। इको एक महत्वपूर्ण का योगदान अनंत संकेतन की अवधारणा है, जो बताती है कि संकेतों की व्याख्या अनंत रूप से जारी रह सकती है। प्रत्येक व्याख्या नए संकेत उत्पन्न करती है जिन्हें आगे व्याख्या की आवश्यकता होती है। यानी कि जो संकेत हैं वो एक जगह आगे नहीं रुक जाते, संकेत आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि आगे से आगे जुड़ते जाते हैं और उनका अर्थ हमें निकालने की आवश्यकता महसूस होती है। मॉडल रीडर। इको मॉडल पाठक की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जो एक आदर्श पाठ होता है जो लेखक द्वारा इरादित पाठ को पूरी तरह समझने और व्याख्या करने में सक्षम होता है। मॉडल पाठ की अवधारणा भी दी है भाई उन्होंने। एक आदर्श पाठक होता है, मॉडल पाठक क्या होता है? जो आदर्श पाठक होता है, जो किसी पाठ को पूरी तरह से समझता है और उसका अर्थ निकालने में सक्षम होता है। उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि संकेत सेमियोसिस इन्होंने दिए हैं उससे किसी वर्ग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे गुस्ताख फ्लॉबर्ट अंग्रेजी साहित्य में मैडम बावरी का एग्जाम्पल लेते हैं। गुस्ताख फ्लॉबर्ट अंग्रेजी साहित्य में मैडम बावरी एक उपन्यास है जो एमा बावरी की कहानी बताता है। ठीक है, अपने जीवन से संतुष्ट है और रोमांस और बेहतर जीवन की खोज में है। कौन? एमा बावरी। अब इसका साइन क्या है, इस वर्ग को हम देखते हैं। साइन क्या है? साइन है इस उपन्यास में एमा के जीवन में विभिन्न वस्तुएं और घटनाएं संकेतों के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए एमा का विवाह उसकी जीवन शैली, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक उम्मीदों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। यानी कि जो भी उसके जीवन के अंदर घटित हो रहा है, जो उसका विवाह हो रहा है, उसका जीवन शैली कैसी है, वो सब क्या है उसके लिए साइन है। अब सिग्निफिकेशन क्या होगा उसका? एमा का विवाह उसके लिए एक सामाजिक बंधन का संकेत है, उसमें उसकी स्वतंत्रता सीमित है। यह विवाह और रोमांस के बीच अंतर को भी दर्शाता है और उसके असंतोष का मुख्य कारण है। अब क्या है, ठीक है, उसकी शादी होने वाली है, वो अपनी लाइफ से खुश है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उसका सिग्निफिकेशन क्या हुआ? सिग्निफिकेशन उसका ये कहता है कि क्या शादी उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देगी? उसकी यानी कि जो उसको ब्रॉड लेवल पे जाके सोचना है। विवाह और रोमांस के बीच में अंतर को भी दर्शाता है, उसके असंतोष का मुख्य कारण भी है। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या दिखाती हैं? सामाजिक जो कारण हैं वो दिखाते हैं किसके अंदर? सिग्निफिकेशन के अंदर। उसके बाद आता है कोड। उपन्यास को समझने के लिए हमें उन सामाजिक सांस्कृतिक कोडों को जानना आवश्यक है जो 19वीं सदी के फ्रांस में विवाह और महिला की भूमिकाओं को नियंत्रित करते थे। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि उस टाइम पे एक शादीशुदा औरत को किस तरह से रखा जाता था, उस समाज में एक औरत की क्या अहमियत थी। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? कोड के अंदर आ जाएगा। और अनलिमिटेड सेमियोसिस के अंदर क्या आएगा? एमा के विवाह की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से की जा सकती है। एक दृष्टिकोण से यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज है, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से यह सामाजिक बंधनों का प्रतीक है। प्रत्येक व्याख्या नए संकेत उत्पन्न करती है और जिन्हें और व्याख्या की आवश्यकता होती है। यानी कि अब शादी उसके लिए क्या है? एक क्या है, नए व्यक्तित्व की खोज हो सकती है। दो कारण हो गए, या फिर उसके लिए एक सामाजिक बंधन हो सकती है। तो हर एक चीज़ क्या लेके आ रही है? एक नया जो साइन है वो एक नई व्याख्या लेके आ रहा है, और जो एक साइन है वो नया संकेत उत्पन्न कर रहा है और संकेत की हमें व्याख्या की ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, मॉडल पाठक के बारे में पढ़ा चुकी हूँ मैं। एक आदर्श पाठक,
जो किसी भी लेसन का अच्छे से मीनिंग निकालता है। इस प्रकार उम्बर्टो इको की संकेत सिद्धांत मैड बावरी जैसे उपन्यासों के गहरे और बहुआयामी अर्थों को उजागर करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था नेट के एग्जाम में। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स डिफाइन द स्कोप ऑफ सेमियोटिक्स। तो इसका आंसर है सेमियोटिक इज ए स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम। अब देखो ये जो व्याख्या दी हुई है मैं इसको हिंदी में पढ़ा देती हूँ आपको अच्छे से। इनमें से कौन सा कथन यानी कि सेमियोटिक्स के दायरे को परिभाषित करता है? सांकेतिक संकेत प्रणाली का अध्ययन करता है। देखो क्या दिया हुआ है, सेमियोटिक संकेतों का विज्ञान है। उम्बर्टो इको ने जो सेमियोटिक है को बड़ी चतुराई से परिभाषित करते हुए लक्षण जो ये लाक्षणिकता है, इसकी जगह आप सेमियोटिक कर लेना, कि वह एक उस चीज़ का अध्ययन करता है जिसमें एक संकेत के देखो बड़ी चतुराई से परिभाषित करते हुए कहा है कि वह हर उस चीज़ का अध्ययन है जिसे एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है। एक संकेत वह सब कुछ है जिसे किसी अन्य चीज़ के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करने के रूप में लिया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह कुछ और मौजूद हो, वास्तव में उसमें कहीं और कोई संकेत इसके लिए खड़ा हो। इस प्रकार जो सेमियोटिक्स है सैद्धांतिक रूप से हर चीज़ का अध्ययन करने वाला अनुशासन है जिसका उपयोग झूठ बोलने के लिए किया जा सकता है। तो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसकी मैंने हिंदी भी आपको बता दी। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि सेमेटिक इज़ द साइंस ऑफ साइंस। ठीक है, ये कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। तो ये था उम्बर्टो इको का बायोग्राफी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।